इटली में एक टाउन है, उस टाउन का नाम है उदिने। इटली में एक नगर है, उस नगर का नाम क्या है? उदिने। उस उदिने नगर में एक लड़का है, उस लड़के का नाम है एलपी टेसीटोरी। क्या नाम है? लुई पिया टेसीटोरी। क्या नाम था? लुई। पर अपने लुई पिया पे ध्यान नहीं देना, अपने तो किधर ध्यान दे देना है, एलपी टेसीटोरी। कहाँ का है? इटली। इटली में कौन से नगर का? पीएचडी करता है वहां पर। आप इसके पीएचडी का टॉपिक सुनेंगे तो हेरतंगेज वाला टॉपिक था इसका, अचंभे में रहेंगे आप। इसका टॉपिक था भगवान राम। पीएचडी इटली से की है। इटली में पीएचडी का टॉपिक क्या है? अच्छा भगवान, मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं कि भगवान राम पर भारत में दो महत्वपूर्ण किताबें हैं, तो सैकड़ों, पर दो जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो कौन सी है? ये तो रामायण, एक रामचरितमानस। रामायण जो कि लिखी थी वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस जो कि लिखी थी तुलसीदास जी ने। रामायण जो कि लिखी गई है संस्कृत भाषा में, और रामचरितमानस जो कि लिखी गई है अवधी, कौन सी भाषा में? जिसमें हमने पढ़ी पद्मावत। पद्मावत पढ़ी अवध, अयोध्या के आसपास के इलाके को बोलते हैं अवध। अवध की जो भाषा वो कौन सी होगी? यही बात है। इसके पीएचडी का टॉपिक था रामायण और रामचरितमानस में समानता तथा असमानता, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन रामायण एंड राम। क्योंकि कुछ कहानी रामायण में है पर वो रामचरितमानस में नहीं है, कुछ कहानी रामचरितमानस में पर वो रामायण में नहीं, तो इसने उन पे तुलनात्मक अध्ययन किया। ऐसा खूब सारा अपने कर सकते हैं किसी का भी कि भाई कंपैरिजन कर लो दोनों का, तुलनात्मक अध्ययन कर लो, कंपैरेटिव स्टडी कर लो उन दोनों पे, एक तो रामायण पर, एक रामचरितमानस पर। इसका मतलब है बंदा इटली में भी भारत के प्रति लगाव रखता है। वरना आपको मैं कह दूं लो इटली के किसी टॉपिक पे पीएचडी कर लो, तो आपका कहना होगा पहले सर इटली के बारे में हमें एक ही टॉपिक बताया कि इटली एक देश है। इसके अलावा बाकी हम कुछ भी जानते हैं? राजधानी भी दो बार सोचनी पड़ती है कि सर कौन सी है उसकी, कि रोम है, रोम है, चलो याद आ गई वो तो। या हम सर थोड़ा सा और जानते हैं कि रोम में एक टार्जन टावर है, पर वो भी अभी हम जाने सब सर आपने याद दिलाया, वरना पहले याद नहीं आ रहा था हमें। यही है अपने साथ में भाई, अपने क्यों जाने इटली के बारे में? किसी के में इंटरेस्ट हो तो इटली के बारे में जाने, वरना क्यों जाने। पर इस बंदे को भारत में इंटरेस्ट था, इसलिए भारत के बारे में इसने पढ़ा। मतलब इसके दोस्त इसको कहा करते थे इंडियन लुइस। लुइस था इसका नाम, घर का नाम लुइस था। तो यार ये लुइस तो इंडिया के बारे में सोचता रहता है। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता। अंग्रेजों ने एक इंस्टीट्यूट बना रखा था, उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम था? कलकत्ता में। कहां पर है इंस्टीट्यूट उनका? क्योंकि अंग्रेजों की शुरुआत की राजधानी कलकत्ता थी, तो उन्होंने कलकत्ता में इंस्टीट्यूट बना दिया, उसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या काम करेगी ये सोसाइटी? ये सोसाइटी काम करेगी भारत की जो भी बुक्स है उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। किसमें ट्रांसलेशन? वो संस्कृत में लिखी हुई है, फारसी में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, इधर कोई इंडिया की किसी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ो और उसका इंग्लिश में क्या करो? ट्रांसलेशन। इंग्लिश में तो करना ही है, यदि किसी को फ्रेंच में आता तो फ्रेंच में भी कर लो, उनका इटालियन में आता तो इटालियन में कर लो। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं इंडियन लैंग्वेज की बुक का यूरोपियन लैंग्वेज की बुक में ट्रांसलेशन। अच्छा, इसके लिए खूब सारे ट्रांसलेटर चाहिए। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको दो चार भाषाएं आती हो, इंग्लिश भी आती हो, संस्कृत भी आती हो, हिंदी भी आती हो, तभी कर सकेगा, वरना नहीं कर सकेगा। तो अंग्रेजों को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जिनको कई भाषाएं आती हो। उनमें एक बंदा ये है एलपी। अंग्रेजों ने हायर किया इस बंदे को कि आ और इंडिया में आके काम कर। ये कलकत्ता में बैठ के काम करता है। इसको आती थी संस्कृत, हिंदी, फारसी, गुजराती, मराठी और राजस्थानी, ये सब भाषाएं इसको आया करती थी। तो इसको दे दी कि संस्कृत की बुक्स कर दे, फारसी की बुक कर ले, हिंदी वाली कर ले, गुजराती कर ले, मराठी कर ले। फाइनली इसको कुछ राजस्थानी की बुक मिली। जब ये राजस्थानी वाला ट्रांसलेशन कर रहा था तो इसको थोड़ा मजा आया। इसने पूछा कि यार ये जो आजकल मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं ये कहाँ है इलाका? तो उन्होंने कहा जो राजस्थान है। कहाँ पे पड़ता है? तो उन्होंने कहा देख ले भाई, अपने तो बैठे यहाँ कलकत्ता पूर्वी, और हे ठेठ वहां पे जाके वेस्ट के अंदर क्या पड़ता है? राजस्थान। भाई कलकत्ता पूर्व, अपने कहाँ आ गए? पश्चिम। तो इसने कहा मुझे यहां जाके जॉब करनी है। तो अंग्रेजों ने कहा यहां तो अपना राज ही नहीं है भाई, राजस्थान पे अंग्रेजों का राज था नहीं, राजाओं का राज था, यहां तो तू कैसे जॉब कर सकता है? जॉब तो इधर कलकत्ता में करनी पड़ेगी। तू कहते यूपी भेज दें, बिहार भेज दें, पंजाब भेज दें, साउथ भेज दें, पर यहां तो नहीं भेज सकते। उन्हें क्यों? तो यहाँ राजाओं का राज है, यहाँ अपना राज नहीं है। तो उसने कहा ये पकड़ो तो हमारा इस्तीफा, अपने जगह किसी राजा की नौकरी कर लेंगे। और ये अपने जोधपुर के राजा की नौकरी करने लग गया। पर राजा थोड़े कान के कच्चे ही हुआ करते थे। किसी राजा ने जाके, किसी बंदे ने जाके राजा को कहा कि हमने सुना आजकल एक गोरा आदमी आपके यहाँ काम करता है। उनका हाँ यार, वो किताबों की कोई ट्रांसलेशन से करते रहता है बैठा बैठा यहाँ पे, कोई जासूस है वो, और वो तुम्हारी खबरें अंग्रेजों को बताता है। राजा को इतना भरोसा हुआ उस आदमी पे, टेसीटोरी को जोधपुर से निकाल दिया गया। बेचारा खूब रोया, मतलब जोधपुर में हाथाजोड़ी की इसने कि प्लीज मुझे जोधपुर रहने दो, पर नहीं रखा। तो इसको ये आ गया बीकानेर। इसको किसी ने कहा जोधपुर से आके बीकानेर वहां चला जा।
बीकानेर के राजा के पास गए, इसने राजा को जाकर भाई मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। राजा इसको एक लाइब्रेरी में लेके गए। राजा ने कहा कि लाइब्रेरी हमने पिछले कई सालों से खोली नहीं, ताला लगा रखा है, इसमें खूब सारी किताबें, तू जाने तेरा काम जाने। उसमें लगभग 3000 किताबें थी जो हाथ से लिखी हुई थी, ये सारी पढ़ गया। और इसने सब किताबों पे फुटनोट लिखे हैं कि किस किताब में कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है। राव जेतसिरोच्छंद तभी हमारे सामने है जब टेसीटोरी बीकानेर आया, उससे पहले लाइब्रेरी में दबी हुई किताब थी। हम जानते भी नहीं थे कि बीकानेर के बारे में ऐसी कोई किताब है। यदि टेसीटोरी नहीं आता, उस लाइब्रेरी को नहीं खंगाला जाता और राव जेतसिरोच्छंद के बारे में हम जानते। ये 1914 में बीकानेर आता है, 1919 तक बीकानेर था। 1919 में इसकी मम्मी डेथ होती है तो ये इटली जाता है। वापस जब आ रहा होता है, उन दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, वर्ल्ड वॉर के सैनिक अपने अपने देशों में लौट रहे थे। हर 100 साल में महामारी आती है, जैसे अपने 2020 में है कोरोना, ठीक 100 साल पहले एक बीमारी आई थी, उसका नाम था इन्फ्लुएंजा। क्या नाम था? स्पेन के सैनिकों में सबसे पहले आई थी, इसलिए बोलते स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। जैसे इस बार वाले को हमने कहा चाइनीज कोरोना, भाई चाइना से आया, वो वहां से आया, तो हम उसको बोलते थे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। ये सारी बीमारियां वैसी होती है संक्रामक, मेरे से आप में, आपसे अगले में वैसे होती है। इसको वहाँ जहाज में जब ये वापस आ रहा था, इसको इन्फ्लुएंजा होता है। महामारियों के कोई इलाज नहीं होते। जब साइंस इतनी प्रगति कर गई फिर भी कोरोना आया, तब हमारे पास कोई दवाई नहीं थी। बाद में भी एक्सपेरिमेंट कर करके देखे कि ये हो सकती है क्या, ये हो सकती है क्या। कोई किसी से ठीक हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो नहीं। यही हुआ, बाद में भी एग्जैक्टली दवाई तो कुछ मिल नहीं रही थी। तो इसको भी वो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा होता है। ये बीकानेर आता है, बीकानेर में आगे इसकी डेथ हो जाती है। 32 साल की उम्र में मर गया था। कितने साल की? 32 में तो मर गया। उससे पहले वापड़ा सारी किताबें पढ़ गया, उन पे फुटनोट लिख गया। ये बीकानेर खूब घुमा था। इसने बीकानेर के राजा को उस टाइम कह दिया था कि कालीबंगा की खुदाई करवा लो। कालीबंगा जहां सभ्यता मिली है, ये तब बता के गया था कालीबंगा खुदाई करवा लो, और ये तुम्हारी पुरानी जगह, यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर राजा को लगा है यार फालतू में खुदाई करवाएं और कुछ ना मिले, क्यों पैसे लगवाएं। तब इतना ध्यान नहीं था यार, सभ्यताएं भी नीचे होती है और उनके बारे में पता लगता है। क्योंकि अपने सिंधु घाटी सभ्यता भी 1922 में पता चली। ये 1919 में तो वापड़ा मर गया, पर उससे पहले ये बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ सभ्यता मिल सकती है। तो कालीबंगा की पहली बार कोई जानकारी बंदा देता तो वो कौन था? एलपी टेसीटोरी। अब जब ये बैठ के वहां किताबें पढ़ रहा था, तब इसके सामने ये किताब भी आई, वेली कृष्ण रुक्मणी। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत फेमस किताब है, ये भी उसके सामने। इसने जब इस वेली कृष्ण रुक्मणी को पढ़ा तो इसने कहा कि जब मैं इस पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ता हूं, जिसने ये वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी है, जो कि कौन सी शैली में लिखी हुई है? डिंगल। तो मुझे हमारे इटली का एक पोइट याद आता है कि यार हमारे इटली में भी एक पोइट था, ऐसे ही लिखता था। उस पोइट का नाम था होरेस। क्या नाम था? तो जब मैं इस पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ता हूं डिंगल में, तब मुझे लगता है कि ऐसा ही हमारी इटालियन में कोई लिखता है, तो वो कौन लिखता है? होरेस। इसलिए डिंगल का क्या है? तुलना तभी की जाएगी जिस आदमी को आपने देखा है। आप किसी बंदे को देख के कहते हो यार ये उतना ही लंबा जितने लंबे मेरे ताऊ जी है ना, ये उतना ही शरीर के अंदर मोटा है जितने हमारे गांव के अंदर फलान जी है, क्योंकि फलान जी को आपने देख रखा है तो उनकी आप तुलना कर देते हो। इसने होरेस को पढ़ रखा था, तो पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना किससे कर दी? होरेस। होरेस रोमन लैंग्वेज में लिखता था। इटली की लैंग्वेज कौन सी? रोमन। इटली की राजधानी रोम, तो वहां की लैंग्वेज कौन सी होगी? रोमन। अपने वाले ने डिंगल में लिख करके, इसलिए क्या कहा गया? डिंगल का। पहले पढ़ी सारी बातें आगे समझ। इस बंदे के 2 सपने थे एलपी टेसीटोरी के। एक तो मैं भारत के अंदर ही मर जाऊं, राजस्थान में, बेसिकली राजस्थान में मर जाऊं और राजस्थान में ब्याह कर लूं। पहला सपना पूरा हुआ, लेकिन दूसरा सपना, क्योंकि अपने वालों ने, किसी ने इसको बाई अपनी नहीं, इसने कहा भी कि यार देख लो अपने वालों का नहीं, हम अपनी बहन बेटी ऐसे विदेशियों को देते। हाँ, तुम्हारे यदि कोई बहन हो थोड़ा सोचा जा सकता है। अपने वालों ने दिमाग लगाया कि इसकी बहन वहां से आएगा, ये गोरा आदमी है, तो बहन फूट रही होगी, अगली पीढ़ियां तो सुधरेगी कम से कम। लेकिन ये अपना दूसरा सपना पूरा, यही मरा था। बीकानेर में छतरी बनी हुई है। आपने राजस्थान का जो स्टेट आर्काइव है, आर्काइव समझते हो? जहां पुरानी किताबें रखी हुई तो उसको बोलते हैं आर्काइव। क्या बोलते हैं? हिंदी वाला शब्द अभिलेखागार, जिसमें अभिलेख रखे हुए उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। वो बीकानेर में। कोई पूछे राजस्थान का स्टेट आर्काइव कहां पर है, तो कहां पर है? बीकानेर। उस आर्काइव के एक कमरे का नाम हमने कर रखा है एलपी टेसीटोरी कमरा, एलपी टेसीटोरी रूम, एलपी टेसीटोरी हाउस। एक कमरा हमने अलग से, स्कूल मिला के आर्काइव में एक ऐसा रूम है जो किसको डेडिकेट है? क्योंकि एलपी टेसीटोरी रहता है कहां था? बीकानेर। आर्काइव भी कहां पर है? बीकानेर। एक जैन मुनि थे, उनको इसने अपना गुरुजी बना लिया था। उन जैन मुनि का नाम था धर्मविजय सूरी। क्या नाम था? धर्मविजय सूरी। तो मेरे ना इन जैन मुनि को लिखे हुए इसके कई लेटर पढ़े हुए हैं जो टेसीटोरी इनको लिखता है। वो लेटर आप पढ़ लो तो अपने को लगता है कि चुल्लू भर पानी हो तो डूब मरे। इसने सारे लेटर अपने राजस्थानी लैंग्वेज में लिखे, और कोमा की भी गलती नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि सर इसने कोमा यहां पर गलत लगा दिया, वो भी सही लगा है। इसके ज्यादातर लेटर वैसे मिलते हैं क्योंकि ये दूसरे धर्म का था, ईसाई था। अपनी सारी पुरानी किताबें होती थी मंदिरों में,
मंदिर अपने, मैंने एक बार पहले बताया था, मंदिर न केवल पूजा का स्थान थे बल्कि मंदिर हमारे विद्या का केंद्र भी थे, पढ़ाई लिखाई हुआ करती। इसलिए जो भी पुरानी किताबें वो कहां पर मिलती? मंदिरों। अच्छा, पुरानी किताबें ज्यादातर जैनों की लिखी हुई है, सूरी सूरी मिलते हैं अपने को सारे जैनों की किताबें। तो जैनों की पुरानी किताबें किसके मंदिरों में मिलेगी? जैनों के। अब ये किसी मंदिर में जाए तो लोग जाने नहीं देते, वैसा कौन है, तुम्हारा मंदिर में क्या काम है? तो ये बेचारा बाद में इनके लेटर लिखवा के लेके जाता धर्म विजय सूरी के, और ये लेटर दिखाता कि सर ये देखो मुझे उन्होंने भेजा है, तो मंदिर में एंट्री मिल जाती। तो इसके कई लेटर वैसे हैं कि मैं उस मंदिर में गया, मैं फलोदी गया था, मैं पोखरण गया था, लेकिन वहां मंदिर के अंदर मुझे जाने नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपका नाम लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका नाम लेते उन्होंने जाने दिया। मैंने ये किताबें आपके रेफरेंस से वहां पर पढ़ी थी, जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और केवल बातें, ये केवल सामान्य समाचार नहीं, बाकी बातें भी इसके आप पढ़ोगे तो उसको लगेगा इसकी मेंटेलिटी भी राजस्थान जैसी हो गई थी। एक लेटर के अंदर लिखता है, मेरा भाई फौज में है, उसकी डेथ हो गई है, हालांकि मेरा मन करता है कि एक बार मैं घर पे जाके आऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो आया है वो तो ये अपने नॉर्मल अपनी है कि भाई आसी वो तो है, उसमें क्या करना, आप दुख कितने दिन का होना चाहिए, तो जो आया है वो तो जाएगा, भगवान ने सबके दिन लिखे हैं, उसके इतने दिन लिखे हुए थे, ये सोच के मैं वहां पर गया। तो मुझे लगा था बंदा केवल रहता नहीं था राजस्थान में, बल्कि मेंटेलिटी भी कैसी हो गई थी इसकी। बोले पड़ गई बात है, लिखो।